चलिए आज दक्षिण कोरिया के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं, एक ऐसी कहानी जो सत्ता, लोकतंत्र और कानून के राज के इर्द गिर्द घूमती है। ये शब्द थे अदालत के। एक पूर्व राष्ट्रपति के कामों पर दिया गया एक बेहद सख्त और सीधा फैसला। ये वो सजा थी जिसकी गूंज सिर्फ दक्षिण कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिटिंग प्रेसिडेंट को अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश के लिए उम्र कैद कैसे हो सकती है। इस फैसले को समझने के लिए हमें उस रात की घटनाओं में वापस जाना होगा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 2024 की एक बेहद तनाव भरी रात में। सिर्फ 6 घंटों के अंदर दक्षिण कोरिया का लोकतंत्र एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से सब कुछ बदल सकता था। हुआ ये कि घटनाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ीं, उतनी ही तेजी से और हिम्मत से दक्षिण कोरिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने जवाब भी दिया। सोचिए, संसद पर सेना का कब्जा है और उसके बावजूद सांसद अंदर घुसकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभा रहे हैं। और बस यहीं से मुकदमे का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सब देश बचाने की कोशिश थी या फिर सत्ता पर कब्जा करने की एक सोची समझी साजिश? कोर्ट में ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ प्रेसिडेंट योन के वकील कह रहे थे कि ये तो विपक्ष की संसदीय तानाशाही के खिलाफ एक जरूरी कदम था, एक इमरजेंसी वार्निंग थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ने इसे एक खुला विद्रोह बताया जिसका मकसद साफ था, संसद को खत्म करो और अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाओ। अब कोर्ट का जो फैसला आया वो सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं था। ये एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर, एक पूरी व्यवस्था पर दिया गया फैसला था। तो देखिए, कोर्ट ने अपराध कितना गंभीर था और इस बात में कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, एक बैलेंस बनाया। प्रोसिक्यूशन ने तो मौत की सजा मांगी थी, लेकिन पछतावा की कमी के बावजूद आखिरी फैसला उम्र कैद का हुआ। और सजा सिर्फ यून को नहीं मिली, कोर्ट ने उनके टॉप अधिकारियों को भी लंबी लंबी सजाएं दी। और उनकी ये दलील कि हम तो सिर्फ हुक्म का पालन कर रहे थे, उसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। मतलब मैसेज एकदम साफ था कि जिम्मेदारी हर लेवल पर तय की जाएगी। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। विद्रोह के इस आरोप के अलावा यूएन पर 8 और अलग अलग क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इसमें देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं जो नॉर्थ कोरिया को उकसाने से जुड़े हैं। यून को जो सजा मिली वो अपने आप में ऐतिहासिक तो है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया की राजनीति के एक पुराने और दुखद पैटर्न का हिस्सा भी है। इसे ब्लू हाउस का अभिशाप कहते हैं। मतलब वहां डेमोक्रेसी आने के बाद से लगभग हर प्रेसिडेंट को पद छोड़ने के बाद जेल, जांच या किसी न किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो कभी खत्म ही नहीं दिखता। इससे पहले भी राष्ट्रपतियों को भ्रष्टाचार या तख्ता पलट के लिए जेल भेजा गया है, लेकिन यूनी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उम्र कैद मिली है। और यही बात उनके पतन को शायद सबसे बड़ा बनाती है। तो इस पूरे फैसले का दक्षिण कोरिया के भविष्य के लिए मतलब क्या है? असल में ये एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाता है जो मुश्किलों से लड़ना भी जानता है और साथ ही अंदर से काफी बटा हुआ भी है। जहां एक तरफ ज्यादातर लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि यून को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वहीं सर्वे ये भी बताते हैं कि देश, पार्टी और जनरेशन के हिसाब से कितना ज्यादा बटा हुआ है। मतलब एक कानूनी चैप्टर तो बंद हो गया, लेकिन राजनीतिक दरारें शायद और गहरी हो गई हैं। इस फैसले ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर उन्हें अपने नागरिकों का साथ मिले तो वो अपने अंदर के सबसे बड़े खतरों का भी सामना कर सकती हैं। और यही वो सवाल है जिसका जवाब अब दक्षिण कोरिया को ढूंढना है, क्योंकि वो अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक से आगे बढ़ रहा है।